नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से दिसंबर 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण और संक्षिप्त और सटीक सार संग्रह लेकर आए हैं। यह वीडियो बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। अंत तक जरूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए देखते हैं हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देख रहे हैं जनवरी 2025 का सार संग्रह। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, कौन से दो महाकाव्य ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास और व्यास द्वारा लिखे गए हैं? कौन से दो महाकाव्य ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास द्वारा लिखे गए हैं? इसका हो जाएगा रामायण और महाभारत। क्रमशः रामायण और महाभारत लिखे गए हैं। वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया और ऋषि व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, भारतीय दर्शन में छह प्रमुख प्रणालियों या पद्धतियों में शामिल है। भारतीय दर्शन में छह प्रमुख प्रणाली या पद्धतियों में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? तो सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत दर्शन आपको पद्धतियों में शामिल है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, बल्लभी में आयोजित आपको द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की? बल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा देवर्षि क्षमा सर्वन के द्वारा द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किया गया था। किसके? देवर्षि क्षमा सर्वन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है? ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है? तो आपको वशिष्ठ से संबंधित है। किसे? वशिष्ठ से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो आपको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, अवंती राज की राजधानी महिष्मती के बाद कहाँ हस्तांतरित की गई थी? अवंती राज की राजधानी महिष्मती के बाद कहाँ हस्तांतरित की गई थी? तो आपको उज्जैन हस्तांतरित किया गया था। कहाँ? उज्जैन। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, मोहम्मद गवा ने किस साम्राज्य के दौरान वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? मोहम्मद गवा ने किस साम्राज्य के दौरान वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। किसका? बहमनी सल्तनत के। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, किस मध्यकालीन तुगलक शासक ने गुलामों हेतु विभाग आपको दीवान ए बंदगान स्थापित किया था? किस मध्यकालीन तुगलक शासक ने गुलामों हेतु विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया था? तो आपको किसने स्थापित किया था? किस मध्यकालीन तुगलक शासक ने? तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, दीवान ए बंदगान स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, किस मुगल शासक की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी? किस मुगल शासक की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ है? आपको औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। आप देख रहे हैं जनवरी 2025 का सार संग्रह। प्रश्न संख्या 11 है, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बनारस यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, द इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर है। द इंडियन फॉर इंडिपेंडेंट 1857 का लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, 1919 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? 1919 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? तो आपको भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। इसके भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
तो आपको इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न संख्या 15 है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य अपनाया? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपनाया था। किसने? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 16 है, मुंबई में स्थित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मुंबई में स्थित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका होगा डॉक्टर धोडो केशव कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया था। डॉक्टर धोडो केशव कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम महिला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना आरंभ किया? किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? तो आपको मुंबई में आयोजित 5वें अधिवेशन 1889 में 89 से महिलाओं ने कांग्रेस की कार्यवाही में भाग लेना आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5वें अधिवेशन 1989 की अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1989 की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसको विलियम बेडरबर्न ने किया था। विलियम बेडरबर्न ने किया था। आपको राष्ट्रीय कांग्रेस 5वें अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, किस वर्ष 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव रखी थी? तो आपको BR शिंदे ने रखे थे। किसने? BR शिंदे ने रखे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। अब देखेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देख रहे हैं जनवरी 2025 का सार संग्रह। प्रश्न संख्या 21 है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा किस विदेशी संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा किस विदेशी संविधान से लिया गया है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और भाग थे? मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और भाग थे? तो आपको कुल 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और 22 भाग। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, कि संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? कि संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों के मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपको 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, भारत के संविधान का भाग 11 संबंधित है। भाग 11 संबंधित है। तो आपको विधायी और प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? भारत के संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो आपको भारतीय संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अपनी प्रकृति में है। तो आपको कैसी प्रकृति में है? तो वैधानिक प्रकृति में। कैसी? वैधानिक प्रकृति में। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत में संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद 368 में है उल्लेख है, प्रावधान है संविधान संशोधन का। प्रश्न संख्या 30 है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आपको अनुच्छेद 56 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 56 में दिया गया है।
अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप देख रहे हैं जनवरी 2025 का सार संग्रह। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 31 देखेंगे हम। विश्व वानिकी कांग्रेस का कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? विश्व वानिकी कांग्रेस का कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? तो आपको 6 वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 32 है। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा जो एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है, किस वर्ष लागू की गई थी? वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा जो एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है, किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपको 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जलवायु शिखर सम्मेलन के द्वारा घोषणा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है? भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है? तो आपको कुल 4 क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, पूर्वी हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट को किया गया है भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है। संविधान के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको अनुच्छेद, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 48 के ए में वर्णित है। 48 के ए में वर्णित है। प्रश्न संख्या 35 है। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? आपको वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, संविधान के अनुसार हर व्यक्ति का पर्यावरण पर अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? संविधान के अनुसार हर व्यक्ति का पर्यावरण पर अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपको अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कितना? अनुच्छेद 21 के तहत आता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। चावल के खेत किसके महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं? चावल के खेत किसके महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं? तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। किसके? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। किस जीव की कुछ प्रजाति कवक के कीटक के रूप में जानी जाती है? किस जीव की कुछ प्रजाति कवक और कीटक के रूप में जानी जाती है? तो आपको चींटी को जानी जाती है, चींटी को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। पर्यावरण में किन गैसों की अधिकता से अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो अम्लीय वर्षा का कारण किस गैसों की अधिकता से बनता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है। प्रतिवर्ष किस दिन को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस दिन को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? आपको 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब टॉपिक देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल हम देखेंगे। आप देख रहे हैं जनवरी 2025 का सार संग्रह। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। भारत की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। भारत की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच आपको फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 है। महादेव पहाड़ियां और मिकिर हिल्स भारत के किन क्षेत्रों में अवस्थित है? महादेव पहाड़ियां और मिकिर हिल्स भारत के किन क्षेत्रों में अवस्थित है? तो आपको मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 है। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको मिजोरम में स्थित है। कहां? मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। साबरमती, ब्राह्मणी, पेन्नार और माही में से किस क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती, ब्राह्मणी, पेन्नार और माही में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी द्रोणी आपको साबरमती है। कौन है? साबरमती। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जो 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से मिलती है। प्रश्न संख्या 46 है। 82 डिग्री 5 मिनट 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर
किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किस चैनल को अलग होते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किस चैनल से अलग होते हैं? तो आपको 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। कितने? 10 डिग्री चैनल से। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। भारत के कुल स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा है। भारत के कुल स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा है तो क्रमशः 15,200 किलोमीटर और आपको 7516.5 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु और पश्चिमोत्तर बिंदु एवं पूर्वोत्तर बिंदु है। तो आपको दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। आपको उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। और गौरी माता, आपको गौरी माता पश्चिमोत्तर बिंदु गुजरात में है। उसके बाद पूर्वोत्तर बिंदु लिविधु अरुणाचल प्रदेश में है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 51 है, किस मॉडल का उपयोग विकास अर्थशास्त्र की बचत और पूंजी के स्तर के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को समझने के लिए किया जाता है? तो हैरोड-डोमर मॉडल को आपको वृद्धि को समझने के लिए किया जाता है, हैरोड-डोमर मॉडल को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है, किसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में से एक साथ अभाव का आकलन करती है? तो अभावों का आकलन करती है कौन? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है? तो आपको प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या? प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 55 है, भारत में पीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? भारत में पीपीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आपको केलकर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का विषय तीव्र समावेशी एवं सतत विकास रखा गया था? तो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-17 में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 है, आपको जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद कापाट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको 1986 ईस्वी में कापाट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम वे हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश और टर्नओवर अधिक नहीं है। तो 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं है, वे आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है, उर्वरक, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जैसे इनपुट सब्सिडी को क्या कहा जाता है? उर्वरक, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जैसे इनपुट सब्सिडी को क्या कहा जाता है? एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम समान विज्ञान और तकनीकी। समान विज्ञान और तकनीकी से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 61 है, जल में निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति से आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है? जल में निम्नलिखित में किस लवण की उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है? तो आपको नाइट्रेट्स की
उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 62 है, मकड़ियां अपने रेशम का उपयोग जाला बनाने के लिए करती है। मकड़ी का यह रेशम किससे बना होता है? मकड़ियां अपने रेशम का उपयोग जाला बनाने के लिए करती है। मकड़ी या रेशम किससे बना, मकड़ी का रेशम किससे बना होता है? तो आपको प्रोटीन का बना होता है। किससे? प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 63 देखेंगे, मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिकाओं की क्या भूमिका होती है? मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिकाओं की क्या भूमिका होती है? तो को रोगजनक से होने वाली बीमारियों को बचाव करती है, रोगजनक होने वाली बीमारियों से बचाव करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, मांसपेशियों में से किस अम्ल का निर्माण और जमाव के कारण थकान होता है? मांसपेशियों में किस अम्ल के निर्माण और जमाव के कारण थकान होता है? तो आपको लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड के कारण आपको जमाव और थकान महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, सर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पेटोलॉजी आपको जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको सांपों का अध्ययन किया जाता है। किसका? सांपों का अध्ययन किया जाता है सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे, ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी एजेंट है जो मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर के किस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? किसको? तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे, किन तरंगों को ऊष्मा तरंग कहा जाता है? किन तरंगों को ऊष्मा तरंग कहा जाता है? तो इंफ्रारेड को कहा जाता है। किसको? इंफ्रारेड को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो जल का हिमांक बिंदु आपको 32 डिग्री है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे, किसी पदार्थ को मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 70 है, आंखों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग देता है? आंखों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग देता है? तो आपको आइरिस देता है। कौन सा? आइरिस देता है। नेक्स्ट देखेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण हम प्रश्न देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, बच्चे को संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है, पियाजे के अनुसार कौन सी पूर्व संक्रियानात्मक काल की मूल विशेषता नहीं है? तो आपको विकेंद्रीकरण विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखें, मास्लो की सिद्धांत किस पर आधारित है? मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आवश्यकताओं पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, पढ़ाते समय बच्चे की कक्षा व्यवहार और अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो आपको अवलोकन विधि सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, सामाजिक संरचना, अनुभव और संतुलीकरण में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। निर्धारक तत्व नहीं है तो क्या नहीं है? तो सामाजिक संचरण नहीं है। सामाजिक संचरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में हो जाते हैं। कौन? किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। किसका? निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा पहचान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, भावनात्मक रूप से प्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। भावनात्मक रूप से प्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तब प्रस्तुति का संतुलित तरीका होता है। प्रस्तुति का संतुलित तरीका होता है। प्रश्न संख्या 80 है, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बीएन स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बीएफ स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखेंगे संप्रेषण और संचार से महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 81 देखेंगे,
जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इसमें क्या कहा जाता है? जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इससे क्या कहा जाता है? तो आपको सांस्कृतिक संदर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 82 देखेंगे, पत्र, ईमेल, टेलीफोन आदि कैसे संप्रेषण का उदाहरण है? तो आपको चैनल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे, भाषण के विभिन्न भागों को समझने से झुकाव व्याकरण का आधार कितने भागों में वर्गीकृत है? तो आपको 8 भागों में वर्गीकृत है। कितने? 8 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, हमारा ड्रेस कोड कैसे संचार का उदाहरण है? हमारा ड्रेस कोड कैसे संचार का उदाहरण है? तो अशाब्दिक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे, प्रेषक के संदेश की सहमति को कहा जाता है। प्रेषक के संदेश की सहमति को क्या कहा जाता है? तो प्रतिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, संचार में स्वर की आवाज, शरीर की भाषा, चेहरे का भाव आदि शामिल है। तो आदि शामिल है, तो अशाब्दिक रूप से शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है, जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, जिसके कारण संदेश गलत अर्थ निकाला जा सकता है, क्या होता है? जिसके कारण संदेश गलत अर्थ निकाला जा सकता है, तो बाधाएं कहलाता है, बाधाएं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है, संज्ञाओं का पूंजीकरण की आवश्यकता तब भी होती है जब वे वाक्य शून्य करते हैं या शीर्षक का हिस्सा होते हैं। तो क्या कहलाता है? सामान्य कहलाता है। संज्ञाओं के पूंजीकरण की आवश्यकताओं तब भी होती है जब वे वाक्य शून्य करते हैं या शीर्षक का हिस्सा होते हैं, सामान्य कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है, मौखिक संचार की तत्काल की संभावनाएं हैं। मौखिक संचार में तत्काल की क्या संभावनाएं हैं? तो प्रतिक्रिया की संभावनाएं हैं। अब हम देखेंगे खेलकूद से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखेंगे महत्वपूर्ण खेलकूद से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चाहते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 91 है, हाफ मैराथन में कुल कितने किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है? तो आपको 21.0975 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है, बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? तो आपको क्या था? गुड़िया था, गुड़िया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है, पिचिंग, होम रन और बेस रनर किस खेल से संबंधित शब्द है? पिचिंग, बेस रनर खेल से किस शब्द से संबंधित है? तो आपको बेसबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 है, पंटर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पंटर शब्द आपको फुटबॉल से संबंधित, किससे? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी आपको क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, बेटन कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? तो बेटन कप आपके हॉकी खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है, भारत के किस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में किया जाएगा, लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है, भारत में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? भारत में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2025 में कहाँ किया जाएगा? तो आपको उत्तराखंड में किया जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है, आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल खेलों को घटाकर कितनी कर दी गई है? आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल खेलों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो आपको 10 कर दिया गया राष्ट्रमंडल खेल में। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं जनवरी 2025 का सार संग्रह। तो प्रश्न संख्या 101 है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 पेटाबाइट आपको 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 102 देखेंगे, किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है, किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय किसे देता है? डेनिस रिची को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 है, जेपीजी किस फाइल में एक्सटेंशन है?
जेपीईजी किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो आपको इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडीएल का पूर्ण रूप है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, आपको है डीडीएल का पूर्ण रूप। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। प्रश्न संख्या 106, कंप्यूटर में सीपीयू 3 घटक कौन कौन से हैं? कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो आपको कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है और मेमोरी है। कौन? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 107 है, चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो आपको एनालिटिकल इंजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है, एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 109 है, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो 6 डिग्रीज थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? आधा बाइट माने 4 बिट है, आपको निब्बल। अब देखेंगे कृषि से महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी टॉपिक से महत्वपूर्ण। आप देख रहे हैं जनवरी 2025 का सार संग्रह। तो प्रश्न संख्या 111 है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 111 है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है? कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है? तो आपको दोमट मिट्टी को आदर्श मानी जाती है चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति आपको सरसों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है, बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 है, सिघुरा किस फल की किस्म है? सिघुरा किस फल की किस्म है? तो आपको आम फसल की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है, थार किरण और थार गंगा किस बीजदार सब्जी का किस्म है? थार किरण और थार गंगा किस बीजदार सब्जी का किस्म है? तो आपको सेम का है, सेम का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 है, मटर के मैग्नीज की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मटर में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मार्स रोग होता है। कौन सा? मार्स रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 2016 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है, सेहू रोग किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? सेहू रोग किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? तो गेहूं में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है, धान का झोंका रोग। धान का झोंका रोग धान की फसल का मुख्य रोग है जो किस फफूंद से फैलता है? तो किस फफूंद से फैलता है? तो पाइलुकेरिया ओरोआईजी रोग से फैलता है। अब देखेंगे विविध का महत्वपूर्ण टॉपिक, हम विविध से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 121 है, भारत में लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम क्या था? भारत में प्रथम लोकसभा स्पीकर का क्या नाम था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे, भारत में राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है, जापान की संसद किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में आपको स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 ईस्वी में ये पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही त्यागपत्र दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था।
बिना ही त्यागपत्र कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन? एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहले व्यक्ति श्री शंकर कुरूप थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है, भारत में परमवीर चक्र पाने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? भारत में परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। आप 130 का जनवरी 2025 का सार संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे हम फरवरी 2025 का सार संग्रह। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।